आप सबको मेरा जय हिंद। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले रोज़ की तरह आप लोग का अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एट मौर्य अखिलेश कुमार पे स्वागत करते हैं और साथ में रोज़ की तरह एक रिक्वेस्ट फिर से करेंगे कि जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और उसके साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम लोग और लोगों तक पहुंच के अपनी मदद को दे सकें। ठीक है, साथ में जो भी आपको समस्याएं आ रही होंगी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो और ये प्रक्रम कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा, बीच बीच में गैप हो जा रहा है। उसका कारण है कि टीचमेंट ऐप पे हम अपना एक उत्तर प्रदेश की जो आयोजित होने वाली आगामी परीक्षा आने वाली है, जैसे टीजीटी के, एलडी ग्रेड की और फिर डीएसएसबी की, इसकी क्लास शुरू हो चुकी है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस पर कभी कभार समय नहीं मिल पाता तो यूट्यूब पे वीडियो में नहीं डाल पाता। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए और फिर हम लोग इस प्रक्रम को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, प्राचीन समय में कहा कि लोग नाटक में अपनी पहचान छुपाने के लिए मुखौटे का प्रयोग करते थे या मुखौटे पहनते थे। ठीक है, यहाँ पे मुखौटे शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनान, एथेंस, रोम और जर्मनी जब बात करते हैं नाटक दिखाने के लिए, तो जो एथेंस वासी थे, जो ग्रीक के लोग थे, वो लोग हर खेल के रूप में, हर एक शारीरिक एक्टिविटी में, चाहे वो लेखन पद्धति हो, लिपि पद्धति हो, खेल पद्धति हो, सब में वो अग्रणीय रहे थे, है ना। तो वहीं से क्या होता है कि इसकी शुरुआत की जाती है कि जो नाटक होता था वहाँ के लोग मुखौटा पहन लेते थे, यानी कि एक तरह से मास्क होता था चेहरे पे, और वो अपना नाटक का जितना भी कृत्य था उसको करने का काम करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर एथेंस हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न, पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत या रोमन? बात करें लैटिन शब्द की, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई थी? इसे जब अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि मुखौटे का प्रयोग करते थे, तो वो तो ग्रीक के लोग थे, एथेंस के लोग थे, लेकिन उसको नामकरण की जब बात आती है तो पर्सोना कहा गया। और ये पर्सोना शब्द जो होता है लैटिन भाषा में आता है, और पर्सोना जो होता है PERSONA, पर्सोना, ये क्या है? लैटिन शब्द होता है। और इसी को क्या इंग्लिश में जब बोला जाता है तो मास्क बोला जाता है। मास्क का मतलब क्या होता है? ये अंग्रेजी शब्द हो जाता है। और मास्क का जब हिंदी रूपांतरण करते हैं तो इसे हम मुखौटा कहते हैं हिंदी में। तो इसका प्रश्न का उत्तर आपका लैटिन भाषा हो जाता है। इसके बाद आगे का प्रश्न है, व्यक्तित्व किसका उत्पादन होता है? यानी कि हमारे अंदर जो पर्सनालिटी हो जाती है वो किसके माध्यम से आती है? जैविक गुण है या सांस्कृतिक गुण है, या अब दोनों है या कोई नहीं है? तो सबसे पहले पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो जब बच्चा जन्म लेता है तो हेरिडिटिकल, यानी उनके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके पिछले पीढ़ी के जो गुण होते हैं उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो जैविक यानी कि ये क्या हो जाते हैं? आनुवांशिक होते हैं, आनुवंशिक होते हैं। और आनुवंशिक का तात्पर्य क्या हो जाता है? ये हमें आधार देने का काम करते हैं कि हमारी शरीर की आकृति कैसी होगी, रंग कैसा होगा, हमारी सोच विचार कैसी होगी। तो ये आधार देते हैं जो कि जन्म से हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि किस कल्चर में किस प्रकार की सोच विचारधारा के समाज में किस प्रकार की जो संस्कृति है वहाँ पे आप रह रहे हैं, तो उसके अनुसार भी आपका पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू कर देता है। जैसे कि बहुत लड़के होते हैं अग्रणी, तेज होते हैं खूब, लेकिन अगर उनका जन्म खेल जैसे माहौल में हो जाता है तो वो खेल में अपने आप को ढाल लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि दिमाग से कमज़ोर होते हैं, फिर भी अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाता है पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी भी कार्य के क्षेत्र में, तो उनका पढ़ने की रुचि आ जाती है, उनका मस्तिष्क लेवल बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति होता है ये हमारे व्यक्तित्व का आकार देने का काम करती है। यानी कि जैसा वातावरण होगा वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनेगा। तो आधार देने का काम, यानी कि नींव बनाती है जैविक स्थितियाँ। ठीक,
और जो उसका आकार निर्माण करते हैं, यानी कि बचपन से लेकर बड़ा होता है, बुढ़ापा आता है, तो उस समय जो व्यक्तित्व में उसके परिवर्तन आते हैं वो वहाँ के कल्चर के वजह से, वहाँ की संस्कृति के वजह से आते हैं। तो ये दोनों का उत्पादन हो जाता है, अ और ब दोनों का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर आधार प्रश्न पूछे तो सिर्फ जैविक आएगा, अगर आकार निर्माण की बात करें तो सिर्फ संस्कृति आएगा, और जब हम दोनों की बात करते हैं तो इससे व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का आधार कौन रखता है? पैतृक गुण, वातावरण, संबंध या अब दोनों? अभी पिछले प्रश्न में इसका उत्तर हमारा क्लियर हुआ। आधार की बात कर रहे हैं तो ये पैतृक गुण शामिल हो गए थे, और वातावरण की जब बात करता तो ये हमारे व्यक्तित्व के आकार को निर्माण करने का काम करते। फिर आते हैं, व्यक्तित्व के कितने आयाम में हम बांटते हैं? डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटीज की बात की जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं शारीरिक डोमेन को हम पढ़ते हैं, शारीरिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और फिर बौद्धिक क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं। व्यक्ति में मस्तिष्क रूप से कितना अपने आप को तैयार रखता है किसी भी काम के लिए, उसकी विचार कितनी सकारात्मक होती है। फिर सामाजिक स्थिति का मतलब वो समाज में अपना किस प्रकार का स्थान बना के रखता है। शारीरिक तौर पे वो शारीरिक रूप से अपने आप को कितना फिट रखता है, मस्कुलिटी रखता है, एथलीट बॉडी रखता है और आदर्श लोगों का बनता है। बौद्धिक स्तर का तात्पर्य हो जाता है किसी भी काम को वो कितने बेहतर ढंग से कर पा रहा है, यानी बौद्धिक मतलब बुद्धि से होता है, बुद्धिमान से होता है। अगर आप बुद्धिमान हो तो किसी भी काम को बढ़िया से कर सकते। तो ये व्यक्तित्व के 4 आयाम को कैटेगराइज किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 4 हो जाता है। ठीक, आगे के प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहले किसने शारीरिक की ऊंचाई और वजन के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार को बताया? हिप्पोक्रेटस, शेल्डन, नकरेली और कार्ल जुंग की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे पूछा गया है कि ऊंचाई और वजन के आधार पर, देखिए जब बात करते हैं शरीर के वर्गीकरण की, तो सबसे पहले तो हिप्पोक्रेटस ने 400 BC में क्या किया था, इसका डिवाइडेशन कर दिया था। लेकिन उनका आधार क्या था? शरीर के अंदर जो द्रव होते हैं उस आधार पर किया था। लेकिन हमने रिफरेंस क्या दिया है? ऊंचाई और वजन, ये एक की पॉइंट होती है। ठीक है, तो शेल्डन ने भी हमारे शरीर के आकार ऊंचाई के आधार पर देने का काम किया, लेकिन शेल्डन ने जो बताया वो 1940 AD में इन्होंने उसको परिभाषित किया। वहीं पर नकरेली ने 1921 में परिभाषित करने का काम किया AD में। और कार्ल जुंग जो था शेल्डन से कार्ल जुंग की जब हम बात करते हैं तो ये शेल्डन के बाद देने वाले एग्जैक्टली डेट थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। आप लोग ज़रूर इसका डेट आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक, तो जो शेल्डन होता है 1940 में दे रखा है, नकेरेती जो था 1921 में दे रहा है। ये दोनों जो थे शरीर की ऊंचाई और आकार के वजन के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप बता दीजिए तुरंत। तो प्रश्न का सही उत्तर नकरेती होता है, क्योंकि 1921 में ये दे चुका था शेल्डन से पहले। ठीक है, इसके बाद क्रैस्मर कृत का नंबर आता है। ठीक, और उसके बाद शेल्डन 1940 में आते हैं। आगे के प्रश्न की बात करते हैं। नकरेती ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटने का काम किया था? ठीक है, तो नकरेती ने सन 1921 में, जैसा कि आपने देखा कि 1921 में शरीर के आकार, वजन और ऊंचाई के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया था। और वो वर्गीकरण में जो था, ये जो माइक्रोस्प्लैनिलिसिस थे, ये पैर के लंबे होते थे, मतलब कि ये इनका शरीर लंबा होता था और पतले होते थे। ये अंतर्मुखी होते थे, अपने विचारों को अपने अंदर दबा के रखते थे, बाहर की तरफ नहीं निकालते थे। बौद्धिक रूप से मजबूत होते थे, लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर होते थे। इनकी लचकता बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। ठीक, दूसरा इन्होंने कैटेगराइज किया मैक्रो स्प्लाचिरिक्स में। तो ये जो होते थे, जो आपके छोटे होते थे और मोटे होते थे, मतलब जिसको हम गोल मटोल कहते हैं। ठीक, इनका पेट बड़ा हो जाता था, शरीर छोटा होता था। ठीक ना, और ये एक तरह से गोल मटोल होते थे, गोल मटोल। शारीरिक रूप से तो ये मजबूत होते थे। अंतर्दृष्टि के विपरीत ये क्या होते थे? एक्सट्रोवर्ट होते थे, बहिर्मुखी होते थे, चीज़ों को बाहर निकालते थे, तो लोगों से मिलना जुलना इनका बन जाता था। तो ये मिलनसार थे, सामाजिक प्रवृत्ति के होते थे। वहीं पर जो होता है नर्मो स्प्लानिचिक्स, ये जो होते थे एक संतुलित होते थे। संतुलित मतलब कि
एक आदर्श व्यक्ति के रूप में ये अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शित करते थे। इनके अंदर मस्कुलिटी होती थी, ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से ये मजबूत हुआ करते थे। तो इस तरह से 3 कैटेगरियाँ नक्रेती ने बताई थी, जैसे कि आगे हम लोग शेल्डन को भी पढ़ेंगे और क्रैसमर-कृत को भी पढ़ेंगे। इन लोगों ने भी शरीर के आकार के आधार पर ही वर्गीकरण किया और इन्हीं से मिलता जुलता सारी चीज़ें थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन जो डी है सभी सही हो जाता है। माइक्रो, मैक्रो और नॉर्मो 3 कैटेगरियाँ नक्रेती ने 1940 में बताई थी। इसके बाद 10वां प्रश्न हम लोग का है, इसके बाद 8वां प्रश्न है फिजिक एंड कैरेक्टर पुस्तक किसने लिखी थी। फिजिक एंड कैरेक्टर पुस्तक की बात की जा रही है। तो जब फिजिक एंड कैरेक्टर पुस्तक की बात करते हैं तो सीधे हम लोग प्रश्न के सही उत्तर क्रैसमर अर्नेस्ट कृत को कहते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक 1925 में लॉन्च की और उस मतलब कि प्रकाशन किया अपनी पुस्तक का प्रकाशन, और इसी पुस्तक के अंदर ही इन्होंने शरीर की जो आकार और ऊंचाई को आधार बनाकर क्या किया, व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने का काम किया था। तो जैसा कि 1921 में पढ़े नक्रेती ने किया, 1925 में क्रैसमर अर्नेस्ट कृत ने किया और 1940 में शेल्डन ने किया था। तो सबसे पहले किसका होगा, नक्रेती। सेकेंड स्थान पे क्रैसमर अर्नेस्ट कृत का आता है और तीसरे स्थान पर शेल्डन का आता है। लेकिन सिर्फ और व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तित्व के वर्गीकरण, तो वो हिप्पोक्रेटस को जाता है। उन्होंने 400 BC पहले ही इसकी कैटेगराइज कर दी थी, क्योंकि वो औषधि विज्ञान के जनक माने जाते थे। ठीक है, तो आगे की प्रश्न की बात करते हैं। अर्नेस्ट क्रैसमर कृत ने व्यक्तित्व को कितने भागों में डिवाइड करने का काम किया। ठीक है, देखिए पहला भाग था उनका पाइकनिक। जो पाइकनिक कैटेगरी के लोग थे, जैसे हम लोगों ने मैक्रो को पढ़ा अभी नक्रेती में कि छोटे होते थे, गोल मटोल होते थे, साहसिक होते थे, इनके अंदर क्या होता था, शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, भोजन बहुत ज़्यादा पचाते थे, पेटू टाइप के इसको हम लोग कह सकते हैं ना। जैसे कि हम लोग गाँव में कहते हैं जो बहुत ज़्यादा खाता है तो उसको हम पेटू कह देते हैं। वही चीज़ें पाइकनिक में थे, पी से पाइकनिक, पी से पेटू। ठीक, याद करने में हो सकता है आसानी महसूस हो। दूसरी कैटेगरी इन्होंने बताई एथलेटिक का तात्पर्य क्या होता था, आदर्शवादी। एक खिलाड़ी की शरीर मस्कुलिटी होती थी तो लोग उसको आदर्श मानते थे कि हमारी शरीर भी ऐसा होना चाहिए तो हम अच्छा दिखने में लगेंगे। ठीक है, ये शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परिपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। उसी तरह तीसरी कैटेगरी इन्होंने एस्थेनिक की बनाई। एस्थेनिक जो थे पाइकनिक के बिल्कुल विपरीत, मतलब कि पतले होते थे, दुबले होते थे, भोजन ज़्यादा नहीं पचा पाने की क्षमता होती थी, अंतर्मुखी होते थे और लोगों से मिलना जुलना कम होता था। इसका मतलब ये दुखी प्रवृत्ति के भी हो जाते थे, ये निराशावादी भी होते थे, क्योंकि समाज में इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। उसी तरह अगर एक और चीज़ मैं यहाँ पे कैटेगराइज करूँ, चौथा प्रकार इनका बाद में आया था, उसको कहते हैं हम डायप्लास्टिक। ये क्या थे, लाखों में एकाध मिल जाते थे, है ना। ये जो था लाखों में एक व्यक्ति ऐसे मिल जाते थे। तो 4 प्रकार के बारे में तो इन्हें वर्णन किया था, लेकिन यहाँ पे इनका उत्तर जो होगा प्रश्न का 3 ही होगा, क्योंकि हमारे जितने भी माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की मान्यता प्राप्त प्रकाशक है या बुकें हैं या लेखक है, सबके माध्यम से 3 कैटेगरियाँ ही बताई जाती है। तो प्रश्न का उत्तर 3 ही सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। शेल्डन के संबंध में पाइकनिक का संबंध किससे होता है, एस्थेटिक, मेसोमॉर्फिक, एड्रेनल या एंडोमॉर्फिक। तो अभी हम लोगों ने जब क्रैसमर कृत की पाइकनिक को पढ़ा तो पाइकनिक से पी से प और पी से पेटू कौन होते हैं, गोल मटोल, गोल छोटे कद वाले होते हैं ना, बहिर्मुखी होते हैं। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं तो शेल्डन में भी आगे हम लोग 3 कैटेगरियों के बारे में अध्ययन करने को करेंगे। ठीक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक होता है।
तो इसमें जो मेसोमॉर्फिक होता है वो उसका एथलेटिक का होता है, जैसे क्रेस्मर कृत का एथलेटिक था वही मेसोमॉर्फिक होता है, ठीक। तो जो एंडोमॉर्फिक होता है ये हमारा क्या होता है, गोल मटोल होते हैं, छोटे होते, बहिर्मुखी होते, शारीरिक रूप से मजबूत होते, आशावादी होते, उम्मीद करते हैं हर चीज़ का। तो प्रश्न का सही उत्तर एंडोमॉर्फिक हो जाता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट यानी व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार वाले पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इससे पहले वाले प्रश्नों में भी इसका उत्तर क्लियर किया गया, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। नकरेती ने अपनी पुस्तक नहीं बल्कि एक लेख के माध्यम से चीज़ों को समझाया था। वहीं पे क्रेस्मर अर्नेस्ट कृत को जैसा कि बताया कि 1924 में इन्होंने अपना पुस्तक दिया था, उसमें उन्हें सॉरी व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने का काम किया था। उसी तरह 1940 में हर्बर्ट सेल्डन ने क्या किया, अपने पुस्तक वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट का उल्लेख को प्रकाशन किया और उसी में ही शरीर की आकार और लंबाई के आधार पर वर्गीकरण को समझाया था या उसमें उसने लिखा हुआ था। तो यहाँ से विलियम हर्बर्ट सेल्डन जो होता है इस प्रश्न की सही उत्तर होता है, ठीक। आगे चलते हम लोग। हर्बर्ट सेल्डन ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा था? जैसा कि एंडोमॉर्फिक यानी कि ये छोटे कद के लोग हो जाते हैं, गोल मटोल हो जाते हैं, भोजन ज़्यादा पचित करते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, आशावादी होते हैं, उम्मीदवादी होते हैं। और वहीं पर मेसोमॉर्फिक जो होते हैं ये एथलेटिक बॉडी होता है, मतलब इनके अंदर मस्कुलिटी होती है, इनके शरीर की ऊंचाई और चौड़ाई में एक बेहतर अनुपात होता है, एक आदर्श शरीर कहलाता है, ठीक है। ये शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं, हर काम को ये चपलता से कर लेते हैं, इनके अंदर स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्फूर्ति सारी चीज़ें होती है। फिर होता है एक्टोमॉर्फिक की जब हम बात करते हैं तो ये पतले होते हैं, लंबे होते हैं और ये क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अपने बातों को अंदर दबा के रखते हैं, लोगों से नहीं कहते तो लोगों से मिलते भी नहीं, इसलिए ये सामाजिक प्रवृत्ति भी इनके अंदर बहुत कम होती है और उसके कारण ये निराशावादी होते हैं क्योंकि मदद लेने की भावना इनके अंदर बहुत कम होती है, इसलिए ये दुखी भी रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी कैटेगराइज इनके हैं। अगला प्रश्न है एडिपोज ऊतकों का जमाव किस व्यक्तित्व में होता है? एडिपोज ऊतक जब हम त्वचा को पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के लेयर को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, डर्मिस और फिर उसके बाद जो एपिडर्मिस और डर्मिस सबक्यूटेनिक फैट होता है जिसको उपत्वचीय त्वचा कहते हैं, ये 3 लेयर होता है। उसके बाद हमारी मसल से शुरू होती है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं या फैट को लेते हैं, अगर पूरे उस लिए गए एनर्जी की मात्रा को हम बर्न नहीं करते या उपयोग में नहीं लाते तो फिर क्या होता है, वो एक फैट के रूप में कन्वर्ट होते लगता है और हमारी मांसपेशियों के अंदर इकट्ठा होने लगता है, जिससे कि मोटापा आना शुरू हो जाती है, हमारा शरीर गोल टाइप का दिखाई देने लगता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडिपोज ऊतक कहलाती है, वही जमा हुआ जो फैट हो जाता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, तो किस कैटेगरी के लोग जो होते हैं गोल टाइप के होते हैं, फैटी टाइप के दिखते हैं, मोटे और हेल्दी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है एंडोमॉर्फिक होता है। एंडोमॉर्फिक क्या होता है, ये अधिक भोजन करने में सक्षम होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर मोटापा टाइप का दिखाई देता है, तो ये गोल टाइप के दिखाई देने लगते हैं। सुस्त तो होते हैं लेकिन सामाजिक प्रिय होते हैं, भोजन प्रिय भी होते हैं क्योंकि ये बहिर्मुखी होते हैं, ठीक है। उसके ठीक विपरीत एक्टोमॉर्फिक में एडिपोज ऊतक नहीं होता है क्योंकि ये पतले दुबले होते हैं, इनकी पाचन प्रक्रिया थोड़ा कमज़ोर होती है, इसके कारण ये क्या होते हैं, इनके अंदर फैट जमा नहीं हो पाता और वो एडिपोज ऊतक के रूप में नहीं बदल पाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है एंडोमॉर्फिक। इसके बाद अगला प्रश्न है सेल्डन किस वर्ष व्यक्तित्व के प्रकार के वर्गीकरण का प्रकाशन किया था, ठीक। तो
तो बात आती है 1925, 1940 और 1921 और 1947। वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट पुस्तक इनकी थी। वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट नामक पुस्तक जब 1940 में इन्होंने प्रकाशन किया, तो वहाँ पर ही इन्होंने शरीर की जो लंबाई थी, लंबाई चौड़ाई के आधार पर इन्होंने शरीर के वर्गीकरण को 3 कैटेगरियाँ इन्होंने बांटी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1940 हो जाता है। 1925 में आपका क्रैस्मर कृत जो था, अर्नेस्ट क्रैस्मर कृत ने उन्होंने डिवाइड करने का काम किया था, और 1921 में तो नकरेती ने देने का काम किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1940 हो जाता है। फिर आते हैं हम, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण से किसके गुणों का वर्णन किया। ठीक, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण से, जब इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, तो वर्गीकरण का तो आधार इन्होंने द्रव को माना, लेकिन इन्होंने किस आधार पर, किसके द्रव के आधार पर इन्होंने जब शरीर का डिवाइडेशन किया, तो उसमें क्या गुण बता रहे थे वो द्रव कि किस गुण का है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोगों को बात करनी है। ठीक, तो ऑप्शन है शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, बौद्धिक आयाम और सामाजिक आयाम। तो जितने भी इन्होंने कैटेगरियाँ बताने का काम किया था द्रव के आधार पर, जैसे हमारे अंदर पित्त जो द्रव विकार के रूप में उपस्थित होते हैं, इन्हीं सारे के ऊपर इन्होंने बताया। जैसे कि फ्लैग्मेटिक हो जाता है, काला बाइल होता है, पीला पित्त होता है, लाल मतलब कि रक्त उसके अंदर ज़्यादा होते। इन चीज़ों के बारे में जब इन्होंने बताया, तो उससे उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बताने का काम किया था, यानी कि बौद्धिक आयाम के बारे में बताया कि वो अपने बुद्धि का कितना प्रयोग कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, इसके बारे में इन्होंने व्याख्या की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने किस प्रकार के द्रव थे, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, उनके आगे के प्रश्नों के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये हमें और मजबूती देगा इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण के लिए किसे आधार बनाया। देखिए, अब यहाँ पे आधार की बात की जा रही है, यही छोटे छोटे की पॉइंट है। जैसे कि पिछले प्रश्न में क्या था, किसके गुण का वर्णन किया था, तो ये बौद्धिक गुणों का जो हमारे अंदर है उसके वर्णन किया, लेकिन आधार किसे बनाया, शरीर के अंदर जो 4 प्रकार के द्रव के बारे में इन्होंने बात की थी, वात, कफ, पित्त और रक्त, इनके बारे में इन्होंने बात की थी, और इसी के आधार पर शरीर की जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, बौद्धिक क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में इन्होंने व्याख्या किया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के संबंध में 4 ह्यूमर थ्योरी का संबंध किसने दिया था। 4 ह्यूमर संबंध, ह्यूमर का मतलब होता है द्रव, है ना। द्रव, 4 द्रव सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किए थे, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, हर्बर्ट शेल्टन या कोई नहीं। तो हमने जब हिप्पोक्रेटस के बारे में बात की, तो इनको बताया ना कि ये 400 BC पहले क्या किया, शरीर में 4 प्रकार के द्रव के आधार पर इन्होंने शरीर के वर्गीकरण करने का काम किया था, और इसी 4 प्रकार के वर्गीकरण को ही हम क्या करते हैं, 4 ह्यूमर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो हिप्पोक्रेटस होता है, हिप्पोक्रेटस ने करने का काम किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिप्पोक्रेटस ने कोलेरिक वाले गुणों को व्यक्तित्व में किस द्रव का बताया था, यानी कि कोलेरिक गुण, क से क्या होता है, कोलेरिक होता है। ठीक है, और ये कोलेरिक के अंदर जो होता है एक प्रकार का पीला द्रव स्थित होता है, और इसी आधार पर जब उसके अंदर पीला द्रव स्थित होता है, उसी आधार पर उनके शरीर जो बौद्धिक क्षमताएं थी उसके बारे में व्याख्या करने का काम किया था। क्योंकि ये काला बाइल यानी कि ब्लैक पित्त होता था, ये मेलाकोनिक वाले कैटेगरी में होता था, मेलाकोनिक में होता था। जो पीला होता था ये आपका कोलेरिक हो जाता है, और जो लाल होता है ये इस प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण को नामकरण सेंगुइन के नाम से जाना जाता है। इसमें रक्त की प्रधानता ज़्यादा होती है, इसलिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार से ये मजबूत होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है, शारीरिक द्रवों के आधार पर वर्गीकरण को हिप्पोक्रेटस ने कब प्रकाशित किया। कई बार उत्तर मैंने बता दिया, 400 BC पहले इन्होंने इसका वर्गीकरण करने का काम किया था। क्योंकि
इन्होंने 400 वर्ष पहले क्या किया, कफ के आधार पर, कफ है ना, फिर उसके बाद पित्त, पित्त में भी पीला पित्त की बात किया था, पीला पित्त के बाद इन्होंने काले पित्त की बात की, और काले पित्त के अलावा इन्होंने रक्त की बात की थी। तो जो कफ प्रवृत्ति के लोग थे, ठीक है, इसको हम फ्लेगमेटिक कहते थे, फ्लेगमेटिक कैटेगरी में डिवाइड किए थे। जो पीला पित्त होता था उसको हम कोलेरिक कहते थे, और जो काले पित्त वाले लोग थे इसको मेलाकोनिक कहा जाता था, और जो रक्त प्रवृत्ति के लोग थे, मतलब जिनके अंदर रक्त की प्रधानता ज़्यादा होती थी, उसको हम सेंगुइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरियाँ इन्होंने बताने का काम किया था। ठीक, आगे चलते हैं। हिप्पोक्रेटस के किस वर्गीकरण में दुखी आत्मा का उल्लेख मिलता है? दुखी आत्मा मतलब व्यक्ति परेशान रहता है ना। तो कोलेरिक, फ्लेगमेटिक, मेलाकोनिक या सेंग्यून क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, रक्त की प्रधानता होती है। अगर आपके अंदर रक्त पर्याप्त मात्रा में है तो आप हर एक शारीरिक एक्टिविटी को अपनी बौद्धिक क्षमता का पर्याप्त रूप से प्रयोग कर पाते, अपने काम में सफल होते। तो ये क्या होता है, आदर्शवादी हो जाता है, आशावादी होता है, एक चुस्त हिष्ट पुष्ट व्यक्तित्व सेंग्यून कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनमें रक्त की पर्याप्त मात्रा होती है, सारे सभी प्रकार की क्रियाओं को सही तरीके से संपादित कर पाता है। ठीक है, उसी तरह जो कोलेरिक होता है, कोलेरिक में क्या होता है, पीला पित्त स्थित होता है, और पीला पित्त स्थित होने के कारण ये क्रोधी होते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्तित्व इनका होता है। ठीक है, तो जब आदमी गुस्सा में रहता है तब क्या होता है, चिड़चिड़ा टाइप का वो होता रहता है। क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है ना, हमेशा गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, कल्पनाशील होता है, हमेशा काल्पनिक रूप से। तो जो व्यक्ति क्या होता है, क्रोधित होता है, चिड़चिड़ा होता है, इसका मतलब क्या होता है, उनके जो संवेग होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब कि उनके अंदर सोचने समझने की योग्यता कम होती है। ये शारीरिक रूप से तो मजबूत होते हैं, लेकिन जो उनके अंदर जो सोचने समझने की योग्यता होती है उनकी बहुत कमज़ोर होती है। तो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि ये शारीरिक रूप से तो मजबूत होते हैं, लेकिन संवेगात्मक रूप से संवेगात्मक रूप से ये डिक्रीज होते, कमज़ोर होते हैं, क्योंकि सोचने समझने की योग्यता इनकी कम होती है, इसलिए तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद फ्लेगमेटिक आता है। फ्लेगमेटिक में आपको क्या होता है, फ्लेगम, यानी कि अगर कहें तो कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा इनके अंदर होती है ना, कफ ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेगम भी कहते हैं, या फिर इसको मंद व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। ये शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, ठीक, मजबूत भी होते हैं, तो इसलिए तो ठीक ये कोलेरिक के विपरीत संवेगात्मक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम जब बात करते हैं मेलाकोनिक, तो मेलाकोनिक जो होता है इसके अंदर कहते हैं हम क्या, काला जो पित्त होता है मेलाकोनिक में, मैल कैसा होता है, काला होता है, तो इसको मेलाकोनिक को हम कफ प्रवृत्ति की रूप में इसको जाना जाता है, काला पित्त होता है। तो ये क्या होता है, शारीरिक रूप से प्लस संवेगात्मक रूप से क्या होता है, कमज़ोर होते हैं। अब देखिए जब कमज़ोर दोनों तरह से हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, न तो शारीरिक रूप से कोई काम कर पाता है, न तो मानसिक रूप से वो सक्षम होता है या बौद्धिक रूप से सक्षम होता है काम करने के लिए। तो वो कोई भी काम नहीं कर पाता है, तो वो परेशान रहता है, उदास रहता है, निराश रहता है, और जब ये सारी चीज़ें उसके अंदर होता है तो उसके अंदर दुखी भावना प्रेरित रहती है, प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रश्न का अब सही उत्तर आपको मिला, मेलाकोनिक होता है, जो कि शारीरिक मानसिक रूप दोनों तरीके से कमज़ोर होता है। फ्लेगमेटिक जो होता है संवेगात्मक रूप से तो मजबूत होता है, लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। कफ मतलब क्या हो जाता है, कफ बनने से बार बार आपको श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो ऑक्सीजन लेवल घट जाता है शरीर में। तो जब ऑक्सीजन कम होगा तो एनर्जी बर्न कम होगी, तो एनर्जी आपको कम बर्न होगी तो आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, सही
काम को पूरे गति के साथ नहीं कर पाएंगे, तो शारीरिक रूप से यहाँ पे आप कमज़ोर हो जाते हैं। वहीं पे कोलेरिक क्या होता है, ये क्रोधी होते हैं। देखते हैं आदमी क्रोधित हो जाता है तो बहुत उसके अंदर ताकत आ जाती है, कुछ भी कर लेता है, यानी कि शारीरिक रूप से मजबूत तो हो जाता है लेकिन उसके अंदर सोचने समझने की योग्यता नहीं होती, क्योंकि जब क्रोध उसको आती है तो क्या करेगा उसको खुद नहीं पता है, तो सोच समझ वहाँ पे उसकी लैप्स हो जाती है। ठीक है। और संज्ञान यानी उसके अंदर रक्त की प्रबलता ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, मस्तिष्क को भी रक्त पर्याप्त मात्रा में भेजेगा, तो सोचने समझने की योग्यता उसके अंदर रहेगी। साथ में पूरे शरीर की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह एक एक आवश्यकता अनुसार पहुंचता रहता है, तो हमें वहाँ पे एनर्जी के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों पहुंचता रहेगा, तो वो शारीरिक रूप से भी क्रिया को संपादित करता रहेगा और वो आशावादी रहेगा कि हाँ हम कर लेंगे। एक एथलीट बॉडी होती, एक खिलाड़ी की भागी, तो शारीरिक रूप से मजबूत, संवेगात्मक रूप से मजबूत होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया मेलाटोनिन। तो ये सेशन कैसा रहा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ में अपनी एडवाइस दीजिएगा कि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। और अंत में जाते हुए कहते हैं सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग ट्रेंड में आएंगे और लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और जल्दी यूट्यूब पे भी हम लोग लाइव आ सकते हैं। तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ में अपने जो फेसबुक ग्रुप है उस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ हो।